शुभ संध्या स्टूडेंट्स। बीके मिश्रा सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है भारत दुर्दशा। अब यहाँ पर आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होकर आते हैं। जो वह प्रश्न है, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जो कि LT, TGT, PGT और UGC नेट के पेपर में पूछा जाता है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत दुर्दशा क्या है। तो भारत दुर्दशा क्या है? और प्रमुख रूप से इसे नाटक माना जाता है। तो भारत दुर्दशा एक नाटक है आपका। अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है, भारत दुर्दशा जो नाटक है, यह नाटक, इस नाटक का भारतीय नवजागरण की इतिहास गाथा पर किस रूप से प्रभाव पड़ता है, और यह इसके पक्ष और विपक्ष का सकारात्मक प्रभाव भारत की दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस रूप में दर्शाया हुआ है। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और UGC नेट के पेपर जो भी होने वाले हैं, इन सब के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलते हैं, देखते हैं भारत दुर्दशा। औपनिवेशिक काल या औपनिवेशिक भारत में भारत दुर्दशा निश्चय ही तत्कालीनता को प्रस्तुत करने में पूर्णतः सक्षम नाटक है। यह क्या है? भारत दुर्दशा एक सक्षम नाटक है और यह नाटक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। 1857। देखिए, भारत दुर्दशा के जो कॉन्सेप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट की चीजें आ रही है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। पहला है कि भारत दुर्दशा किसकी हो रही है? भारत की हो रही है। दुर्दशा कौन कर रहा है? अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। भारत की दुर्दशा ही भारतीयों की दुर्दशा क्यों हो रही है? इसके पीछे अंग्रेजों का कितना योगदान है और हम भारतीयों का कितना योगदान है अपनी दुर्दशा को कराने में। वो हमारी दुर्दशा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी हमें यहाँ समझ लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत और भारत के भारतीयों के जो भारत और भारत की दुर्दशा को देखते हैं। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि औपनिवेशिक भारत क्या होता है? किसी दूसरे देश के द्वारा शासित जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। तो भारत किसका उपनिवेश है? भारत अंग्रेजों का उपनिवेश है। तो औपनिवेशिक भारत में भारत दुर्दशा निश्चय ही तत्कालीनता को प्रस्तुत करने में पूर्णतः सक्षम नाटक है। यह क्या है? नाटक है। चूंकि 1857 की क्रांति विफल हो चुकी है और दशकों से समेटी ऊर्जा को खत्म कर भारतीय एक बार फिर निष्प्राण हो गए हैं। चूंकि भारतीयों के द्वारा जो यहाँ पर किया गया जो प्रयास था आजादी के लिए, वह असफल हो चुका है। साथ ही वे 2 दशकों में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिमालय से हिंद महासागर तक फैल चुकी है। अब चूंकि हिमालय का जिक्र किया जा रहा है, हिमालय कहाँ पर है? नॉर्दर्न रेंज में है। ठीक है, उत्तर का जो पूरा हिमालय है, जम्मू कश्मीर से लेकर जो आपका अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, इसको बोलते हैं हिमालय। तो हिमालय से हिंद महासागर तक भारत की एक तरफ क्या है? अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे की तरफ साउथ में क्या है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर तक फैल चुकी है। अब अंग्रेजों ने क्या किया है भारतीयों के लिए? रेल, डाक, तार की नई सभ्यता का उदय भी हो चुका है और अब संस्कृत शिक्षा की जगह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने ले ली है। क्योंकि अब अंग्रेजों की मूल भाषा अंग्रेजी थी, इसलिए उन्होंने पूरे भारत में अंग्रेजी और 2 भाषियां तैयार करने का प्रयास किया। वास्तव में ये सारे प्रयास अंग्रेजी राज की बाधाएं दूर करने एवं भारत की संपत्ति जहाजों पर लाद कर अंग्रेज पहुंचाने के लिए किए गए थे। अब क्या होगा इससे? अब भारत पर अंग्रेजों का राज होगा और यह जो रेल, डाक, तार आदि व्यवस्थाएं की जा रही है, यह चूंकि भारतीयों के लिए नहीं है, यह उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर भारतीयों के लिए किया हुआ है। जिससे कि यहाँ पर क्या है? अब रेल है तो रेल से क्या होगा? मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होगा। कहीं पर विद्रोह होगा तो उसको सैनिक दमन कर किया जा सकता है। डाक तार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। तो भारत की संपत्ति जहाजों पर लादकर इंग्लैंड पहुंचाने के लिए किए गए थे। अब क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज यहाँ क्यों सफल रहे? अंग्रेजों की भारत में सफल होने के पीछे क्या कारण था? तो कहते हैं अंग्रेजों द्वारा भारत में जड़ जमा लेने का सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों का आपसी विद्वेष का मतलब होता है एक दूसरे से द्वेष रखना, कलह, फूट तथा रूढ़िवादों से चिपके रहने की प्रथा थी। सारे भारतवासी पश्चिम के विकास को देखकर भी मदिरा के नशे में सोए हुए थे और यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी विरोध करने की ताकत नहीं जुटा पाते थे। अब आगे हम देखते हैं, और जो लोग ताकत जुटा भी पाते थे तो वे लोग कौन थे?
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो समझने वाला है, जमींदार और सामंत जो थे किसानों का खून चूस चूस कर एवं अंग्रेजों के खजाने को भरने में लगे हुए थे। तो नाटक का मंचन जब हो रहा है उसी समय भारत दुर्दशा जो नाटक है, बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ नाटक है, और जब इस नाटक के मंचन का पर्दा उठता है तो एक योगी गाता है। वह योगी क्या गाता है? रोवहूं सब मिलके आवहूं भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज्य सुख साज सजे सब पर भारी, पैधन विदेश चली जात इहें अति ख्वारी। इसका मतलब जो भारत का धन है वह सब विदेश को चला जाता है, और रोवों सब मिलके आवो भारत भाई, ये भारतवासी आओ हम सब लोग मिलकर रोएं, क्योंकि अब भारत की दुर्दशा अब क्या हो गया, नहीं देखी जा रही है। तो भारतीयों की इस बात, भारतीयों को अब यहाँ पर देखिए क्या है, अंग्रेजों की शासन करने की नीति क्या थी, अंग्रेज किस तरह से शासन कर रहे थे, कि भारतीयों पर शासन भी कर रहे थे और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को भी फैला रहे थे। तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। वो क्या है, भारतीयों को इस बात का अत्यंत कष्ट है कि अंग्रेज यहाँ के धन लूट लूट कर इंग्लैंड लिए जा रहे हैं और देश को कंगाल बनाते जा रहे हैं। अंग्रेजों की यह प्रसिद्ध नीति कौन सी थी? फूट डालो और राज करो की नीति। भारतीयों के जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के स्तर पर विभाजित होने को उन्होंने पहचान लिया था। क्योंकि भारत क्या है, भारत धर्म में, जाति में, क्षेत्र में, वर्ग में, संप्रदाय में भारत बटा हुआ है, और यहाँ पर बटे हुए को अब बांटने में आसानी होगी। बटे हुए को बांटा जा सकता है क्योंकि भारत में राष्ट्रीयता नहीं है और भारत में संयुक्तता नहीं है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपनाई, फूट डालो और राज करो, और उसी के तहत उन्होंने राज किया और भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई। इसी को हम आगे देखते हैं। भारतीयों की जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के स्तर पर विभाजित होने को उन्होंने पहचान लिया था, और यहाँ के समाज की आपसी फूट ही, यहाँ के समाज की आपसी जो फूट थी उसी को अंग्रेजी, उसी के द्वारा जो यहाँ के लोगों के पतन का प्रधान कारण था। क्योंकि वे सब एक नहीं हो सकते थे, और बिना सब के इकट्ठे हुए थोड़े से पढ़े लिखे भारतीय अंग्रेजों को भगा नहीं सकते। अब हम भारत दुर्दशा के तीसरे अंक की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर कैसा वर्णन आता है उस वर्णन को देखते हैं। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत दुर्दशा के तीसरे अंक में भारत दुर्देव नाचता हुआ गाता है, और नाचते हुए क्या गाता है? कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुस्ताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राम। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कौड़ी कौड़ी को सभी लोग मुस्ताद है, मतलब किसी के पास कुछ नहीं रह गया है। तो यहाँ पर यह बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, विदेशी आक्रांताओं ने हमें लूट लूट कर भीतर से तो खोखला और जर्जर कर दिया, और समाज का हर वर्ग आर्थिक रूप से क्या हो गया है, कमजोर होता जा रहा था। विभिन्न तरह के टैक्स भारतीयों पर लगाकर अंग्रेज अपना शोषण चक्र चला रहे थे, और इसी को कुछ भारत दुर्दशा में कुछ इस तरह की पंक्तियों में कहा गया है। सबके ऊपर टिक्स की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, मरी बुलाओ 10 उड़ाओ महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाओ धन है मुझको धन। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, भारत के अंदर ही भारतीयों की स्थिति अत्यंत दयनीय और शोचनीय है। उसके लिए भारत के लोग खुद जिम्मेदार हैं। वह किस रूप से हैं? क्योंकि धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय में बटे हुए हैं, अब आपस में फूट उनमें पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भारत के अंदर ही भारतीयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, और फिर उन्हें काफिर और काला कहा जाता था। भारतीयों को 2 शब्दों से पुकारा जा रहा है, एक तो उन्हें अंग्रेज काफिर कह रहे हैं और काला भी कह रहे हैं। तो अब के इसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किन पंक्तियों में कहा है? काफिर काला नीच पुकारो, तोड़ू पैरों हाथ, दो इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ। अब देखिए यहाँ पर है, शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत विश्व में बहुत पिछड़ा हुआ था, और जिस भारत ने पूरी दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, आज वही भारत कैसा हो गया है? आलस्य, कुमति और कला के कारण उसका नाश अंग्रेजों ने किया। जिस भारत देश में धन्वंतरी और सुश्रुत ने अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति के संदर्भ में कार्य किया हुआ है, और देखिए भारत दुर्देव के समक्ष रोग क्या कहता है? भारत दुर्देव के समक्ष रोग कहता है, नजर, भूत प्रेत, टोना, लमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। हम भजेंगे
विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी, भला इनको हिंदू लोग कैसे रोकेंगे। अब देखिए यहाँ पर भारत में जन जन में आलस्य ने अपना घर बना लिया था। कोहू नृप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो बरानी। बिना कार्य किए यदि भोजन मिल जाए तो कार्य करने की इच्छा किसी भारतीय में शेष नहीं रही। और यही कारण था धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और आलस्य भारतीयों पर व्यंग करता है। किस रूप से आलस्य भारतीयों पर व्यंग करता है उसको हम देखते हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए। मिल जाए हिंद खाक में हम कहलों का क्या, ये मीर फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। अब यहाँ पर देखिए भारतीयों में संतोषम परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह जो है मलुकदास की पंक्ति है ने एकदम बना लिया था। तो यहाँ पर क्या है, सभी लोग आलसी हो गए हैं। वास्तव में ज्यादातर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का ही अभाव है। यदि ऐसा न होता तो सैकड़ों वर्ष देश गुलाम न होता। अब यहाँ पर देखते हैं भारत की दुर्दशा का समग्र और समावेशी चित्र भारत दुर्दशा में मिलता है और उसमें उन देवी और आपदाओं का जिक्र है। किस तरह की देवी और आपदाओं का जिक्र भारत दुर्दशा में किया गया हुआ है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि और फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े भी दुर्देव की सेना के सक्रिय सिपाही हैं। अंग्रेजों का सामना करने के लिए भारतेंदु के पास एकमात्र विकल्प था कि उनका सामना भारतवासी एकजुट होकर एकता के सूत्र में बंधकर करें। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संघीय शक्ति सर्वदा। यदि भारतीय लोग एकता में एकजुट में होकर रहते तो अंग्रेजों को निस्संदेह भारत से बाहर करते और भारत की यह दुर्दशा न होने पाती। तो आगे देखते हैं अब भारतीय कैसे हो गए हैं। आलस्य, मदिरा, सेवा का त्याग दें। समाज व देश को इनसे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। समाज में आलस्यता नहीं होनी चाहिए। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, आलस्य मनुष्य का सबसे निकटतम शत्रु है और यहाँ पर भारतीयों में वह घर कर गया है। मदिरा सेवन का त्याग दें। समाज व देश को इससे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। और इस तरह से नव जागरण की लहर भारतीय समाज के अत्यल्प लोगों में उठने लगी थी, लेकिन उनमें से कोई भी मदिरा पान के बिना कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहते थे। इस संदर्भ में हम देखेंगे तो यहाँ पर 5वां अंक में एक स्वतंत्र प्रश्न जैसा है जिसमें नाटककार ने एक बौद्धिक वर्ग की कुछ पूंछ उठा दी। उस काल के पढ़े लिखे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जो देश का सुधार तो चाहते थे लेकिन इसके लिए कोई जोखिम भी नहीं उठाना चाहते थे। उन्हें भारत का दुर्देव क्या है? भारत के दुर्देव लाने वाले कौन है? अंग्रेज हैं। अंग्रेजों से उपाधि और तमगा भी चाहिए था और स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नाम भी। अब दो तरह के लाभ कैसे ले सकते हैं। एक तो आपको अंग्रेजों से इनाम भी चाहिए और दूसरी तरफ आप भारत को स्वतंत्रता भी दिलाने चाहते हैं। तो यह दो तरह की विपरीत कंडीशन में उस तरह के लाभ के चक्कर में पड़े हुए थे भारतीय। तो यहाँ पर भारतीयों का नुकसान हो रहा था। भारत की दुर्दशा दिन प्रतिदिन गहराती चली जा रही थी। उस समय अंग्रेज सरकार अपने पिट्ठुओं को राय बहादुर, सितारे हिंद आदि उपाधियां देती थी जो उनकी खुशामद करते थे, उनके बारे में अच्छा वर्णन करते थे। कवि महाशय सुझाव, सारे पुरुष चूड़ियां पहनकर भारत दुर्देव का मुकाबला करें तो शायद बचा जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सांस्कृतिक रूप से भारत विश्व का नेता माना जाता था, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान अपनी मूर्खता और रूढ़िवादिता के कारण उस सभ्यता संस्कृति का नाश हो गया जिसको इन्होंने अपनी पंक्तियों में दर्शाया है। वह पंक्तियां क्या है? सबके पहले यही सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, जहम भय साक्य हरिचंद्रु नहु से ययाति, जहम राम युधिष्ठिर वासुदेव संयाति, छाई सब अब आलस कुमति कलह अंधियारी, नए अंग पंगु सब दीन दीन बिल खाई। अब यहाँ पर देखिए राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने की जगह अंग्रेजों के शासन के चाटुकार हो गए थे और तरह तरह की उपाधियां लेकर मदिरा व आलस्य में डूब गए थे। इस प्रकार नई शिक्षा और नई सभ्यता के बिना तत्कालीन भारत जो था वह गर्त में डूबता जा रहा था और भारतेंद्र बाबू ने समाज व देश के हर पक्ष पर पैनी नजर डालकर हमें जगाने की अपार कोशिश की और भारत दुर्दशा में भारत भाग्य का हृदय विदारक स्वर सुनकर
राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी जैसे महात्माओं ने स्वदेशी व आत्मनिर्भरता के भाव जनता में भरकर हमें आजादी के मार्ग पर प्रशस्त किया। तो इस तरह से भारत की जो दुर्दशा थी और भारतेंदु बाबू का जो योगदान था उसको हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य के और महत्वपूर्ण वीडियो और लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव और कमेंट दें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।